पहलगाम टेरर अटैक, अ डिटेल्ड एनालिसिस। नमस्ते दोस्तों और हमारे विश्लेषण में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक दुखद घटना हुई। बैसन घास का मैदान, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, वहां एक आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। इस त्रासदी ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज के विश्लेषण में हम इस घटना के बारे में बात करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और इसका क्या मतलब है। हमारे साथ बने रहें और आइए इसे एक साथ समझते हैं। लेकिन पहले एक बात स्पष्ट करना जरूरी है, हम न तो इस घटना को पूरी तरह गलत या सही कह रहे हैं, न ही किसी एक पक्ष का नैरेटिव पुश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य तथ्यों, प्रतिक्रियाओं और संभावनाओं को साझा करना है ताकि आप अपने लिए सोच सकें। हमारा उद्देश्य एक निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना है जो इस त्रासदी की व्यापक समझ को बढ़ावा दे। H2 पहलगाम में क्या हुआ? H2 तो चलो शुरू से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के करीब 2:30 बजे पहलगाम के बैसन घास के मैदान में पर्यटक अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे। यह एक सुंदर जगह है जहां लोग टट्टू की सवारी, पिकनिक और तस्वीरों के लिए आते हैं। अचानक सशस्त्र आतंकवादियों का एक समूह कथित तौर पर 6 की संख्या में दिखाई दिया। उन्होंने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने कुछ पर्यटकों को निशाना बनाया, खासकर पुरुष हिंदू पर्यटकों को, और पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चलाई। आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में 26 लोग मारे गए, जिनमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली नागरिक शामिल हैं। 2 विदेशी नागरिक भी पीड़ितों में शामिल थे। 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, कुछ गंभीर रूप से। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे लश्कर-ए-तैयबा का एक ऑफशूट माना जाता है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उनका कहना है कि यह हमला कश्मीर घाटी में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के खिलाफ था। हालांकि भारत सरकार ने इसके पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों की संलिप्तता बताई है। हालांकि पाकिस्तान ने कोई संलिप्तता से इनकार किया है। यह हमला 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमलों में से एक है। बैसन, जो एक शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल था, एक दिन में आतंक का दृश्य बन गया। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा की नाजुकता और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। H2 तत्काल प्रतिक्रिया और सुरक्षा उपाय। H2 हमले के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की। भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। पहलगाम में अस्थायी लॉकडाउन लगाया गया और सेना के हेलीकॉप्टरों और ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादियों को ट्रैक करने की कोशिश की गई, जो कथित तौर पर पीर पंजाल रेंज के ऊपरी इलाकों में भाग गए। इस ऑपरेशन में एक सैनिक शहीद हुआ और 2 और घायल हुए। सरकार ने भी त्वरित प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को छोटा करके दिल्ली वापस आए और एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर और पहलगाम साइट पर स्थिति का आकलन करने के लिए गए। 23 अप्रैल को भारत ने सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इसे सीमा पार आतंकवाद की प्रतिक्रिया कहा। राजनयिक उपाय भी लिए गए, जैसे पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया गया। जम्मू और कश्मीर सरकार ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की और घायलों के लिए 12 लाख। फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित रूप से वापस भेजने के लिए विशेष उड़ानें आयोजित की गईं, खासकर महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से। इन उपायों का उद्देश्य पीड़ितों और उनके परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान करना और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करना था। H2 सार्वजनिक और वैश्विक प्रतिक्रियाएं। H2 इस त्रासदी ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। भारत में लोग कैंडल लाइट विजिल और विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुए। श्रीनगर के डल झील पर शिकारा मालिकों ने हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कश्मीरियों ने कहा कि यह हमला उनकी पहचान पर भी एक हमला है। लुधियाना, मुंबई और कई शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, न्याय की मांग करते हुए। राजनीतिक रूप से सभी पार्टियों ने एकता दिखाई। 24 अप्रैल को एक सर्वदलीय बैठक दिल्ली में हुई, जहां नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज में बात की। पीएम मोदी ने बिहार के एक कार्यक्रम में कहा, भारत हर आतंकवादी की पहचान करेगा, उसे ट्रैक करेगा और दंडित करेगा। वैश्विक संदेश भेजने के लिए अंग्रेजी में स्विच किया। लेकिन कुछ नेताओं, जैसे AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी,
ने खुफिया चूक पर सवाल उठाए। विश्व स्तर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के व्लादिमीर पुतिन और इटली की जियोर्जिया मेलोनी जैसे नेताओं ने संवेदनाएं भेजी और हमले की निंदा की। श्रीलंका, जापान और फ्रांस ने भी एकजुटता दिखाई। लेकिन पाकिस्तान, चीन और कनाडा से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जिसने ऑनलाइन चर्चाओं को हवा दी है। सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ है। एक पोस्ट में कहा गया कि यह हमला कश्मीर के पर्यटन उद्योग को भी चोट पहुंचाएगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। दूसरे पोस्ट में लोग एकता और शांति की बात कर रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं की विविधता ने त्रासदी के व्यापक प्रभाव और विभिन्न हितधारकों के लिए इसके महत्व को उजागर किया। H2 बड़ा परिदृश्य और आगे के प्रश्न H2। तो अब सवाल यह है, यह हमला क्या बताता है? पहलगाम हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद नागरिकों पर सबसे बड़ा हमला है। इसने कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर फिर से स्पॉटलाइट डाल दिया है। एक तरफ सरकार के प्रयास हैं आतंकवाद को खत्म करने के, जैसे अनुच्छेद 370 को रद्द करना और विकास परियोजनाएं। दूसरी तरफ ऐसे हमले दिखाते हैं कि चुनौतियां अभी भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह हमला भारत-पाकिस्तान तनाव का परिणाम है, खासकर सिंधु जल संधि निलंबन के बाद। दूसरे कहते हैं स्थानीय शिकायतों और आतंकवादी समूहों के प्रचार का असर है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो 2019 में बना, अपने आप को कश्मीरी राष्ट्रवाद का समर्थक बताता है, लेकिन भारतीय अधिकारी इसे पाकिस्तान समर्थित मानते हैं। इन सब के बीच सच्चाई क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। और पर्यटक, जो लोग कश्मीर की सुंदरता देखने आए थे, उनके लिए यह एक दुस्वप्न बन गया। एक नवविवाहित जोड़ा, विनय और हिमांशी नेवाल, अपने हनीमून पर थे जब विनय की जान चली गई। ऐसी व्यक्तिगत कहानियां दिल को छू जाती हैं। लेकिन साथ ही स्थानीय कश्मीरी भी पीड़ित हैं, क्योंकि पर्यटन उनकी आजीविका का बड़ा स्रोत है। यह हमला शांति, पर्यटन और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए क्या मतलब रखता है? क्या तंग सुरक्षा ही जवाब है, या संवाद और विकास की जरूरत है? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें सोचने की जरूरत है। इन सवालों के जवाबों में क्षेत्र में स्थायी शांति और समृद्धि का मार्ग निहित है। H2 निष्कर्ष H2। दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमला एक अनुस्मारक है कि शांति और एकता कितनी नाजुक हो सकती है। यह एक समय है जब हम सबको एक साथ खड़ा होना है, नफरत के खिलाफ और मानवता के लिए। लेकिन यह भी याद रखना है कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तथ्यों को समझना, सवाल पूछना और अपना नजरिया बनाना जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप इस विश्लेषण के बाद सोचें, आपको क्या लगता है इस त्रासदी का समाधान है? टिप्पणी अनुभाग में अपने विचार साझा करें, सम्मानपूर्वक और खुले तौर पर। यदि यह विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा, तो लाइक और शेयर करना न भूलें और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक अपडेट के लिए सदस्यता लें। अंत में आइए पीड़ितों, उनके परिवारों और उन सभी के लिए एक पल निकालें जो इस त्रासदी से प्रभावित हुए हैं। सुरक्षित रहें, सूचित रहें और अगले विश्लेषण में मिलते हैं। जय हिंद।